हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे होंगे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, उसका आखिरी पार्ट होने वाला है ये। और इस पार्ट में हम लोग बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए और हम किस किस मीडियम के थ्रू इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका कि चैनल है एन एडुकेशन के नाम से। चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसके चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि वो नीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा है। तो उसको ज़रूर देखिए और उसको सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत पांजा। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की जो मोटिव है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे जो है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसे हमें कुछ चीज़ों के थ्रू समझना पड़ेगा कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि होता है ना, फिजिक्स का कोई एक प्रॉब्लम है तो उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक आप किसी लॉजिक से सोच रहे हैं, दूसरा आपका कोई दोस्त दूसरा लॉजिक से सोच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल एक ही है। यहाँ पे भी सारे जो चीज़ें हैं उसका गोल सेम है कि आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना। लेकिन हाँ, उस बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए जो मीडियम है वो दोनों डिफरेंट है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है नैरोली यूटिलिटेरियन जो आर्गुमेंट्स है वो लोग वो पेश करते हैं कि जी हमें ये मिल रहा है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएँ तो इसीलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। इसके बाद आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आ जाएगा जिसमें भी कुछ आर्गुमेंट्स दिया दिया हुआ होता है कि ये हमें इकोसिस्टम इतना सारा जो नेचुरल सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोवाइड कर रहा है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को आई थिंक ये अभी पता होगा कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा साहब ने एक क्या किया था कि ये जो इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है इसमें एक प्राइस टैग पुट करने की कोशिश किया था। तो उनका जो प्राइस टैग पुट हुआ था वो अराउंड 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो चीज़ें हैं हमें ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं और जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि वो फ्री है। तो ये चीज़ आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा। कुछ उसके बाद आपका एथिकल आर्गूमेंट करेंगे कि नहीं, ये तो हमारे हम अपने जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोच सकते हैं, हम फिलोसॉफिकली या फिर आप कह ले तो स्पिरिचुअली भी हम सोच सकते हैं कि नहीं, कैसे हमें ये बायोडाइवर्सिटी को ज़रूर कंजर्व करना चाहिए। अगर हम नहीं कंजर्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमें ही हार्म करेगा। ये सब समझना पड़ेगा। मतलब हमारे पास बेसिकली हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में ये तीन जो आपका आर्गुमेंट्स दिया हुआ है कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नैरोली यूटिलिटेरियन है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, उसका कुछ एग्जाम्पल्स आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। तो वो एग्जाम्पल आपको बार बार डिवाइस के थ्रू या फिर आप कॉन्सेप्चुअली भी अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि इससे आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी तक नीट में रिप्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक आपका जो अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन आ गया तो तब यहाँ से पूछा जाने की काफ़ी चांसेस होते हैं। कि सोचिए आप यहाँ पे आपका मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन दे दिया कि नैरोली यूटिलिटेरियन कौन सा है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कौन सा है। ऐसे आपको फंसा सकता है। तो हमें फंसना नहीं है, पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पहले तो हम एकदम सीधा एनसीईआरटी पे हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ेंगे। तो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? सो देयर आर मेनी रीजंस, some obvious and some other are not so obvious, but all are equally important. They can be grouped into three categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical. तो पहले हमें नैरोली यूटिलिटेरियन जो है वो हमें डिस्कस करना है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन जो है, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. Human derive countless direct economic benefit from the nature, like foods. There are some examples of food given here in NCERT: cereals, pulses, fruits, etc. Then firewoods, fibers, construction materials,
प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, मतलब हम क्या नहीं लेते। एक जो इकोसिस्टम या फिर एक जो प्लांट है, प्लांट जो बेसिकली मेनली हम प्लांट से लेते हैं, या फिर अगर आप प्लांट को भी अगर आप छोड़ दें, अगर आप थोड़ा ब्रॉडली इसको सोचने की कोशिश करेंगे तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हम सारे जो ऑर्गेनिज्म है कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसी ना किसी तरीके से हम उसका तो यूज़ कर ही रहे हैं, और इसी को आप नैरोली यूटिलिटेरियन कह रहे हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है मेनली आपका प्लांट बेस्ड दिया गया है कि फूड, अब तो हम क्योंकि हेटेरोट्रोफ है तो हमें तो फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दौड़ाई वाली बात नहीं है। और फायरवुड के लिए तो हाँ, पुराने ज़माने में जब फायरवुड होना लकड़ी जो कहते हैं ना, जो लकड़ी जलाने में यूज़ करते हैं, फाइबर तो आपका जो कॉटन या फिर ऐसे जो जितने जूट जो जो सारे टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, अभी तो सिंथेटिक खैर आ गया है, वो अलग बात है, लेकिन फाइबर जो बायोलॉजिकल फाइबर है वो हम प्लांट से लेते हैं, और वो एक ऐसे नैरो यूटिलिटेरियन में आता है। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये तो हमें पता है कि वो जो आपका रावल्फिया वोमिटोरिया जो है आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे ही दिया हुआ है, तो वो आपका उससे कुछ मेडिसिनल वैल्यू आता है, उससे जो रिसर्पिन जो मिलते हैं तो वो आपका जो पेन रिलीविंग एक्शन उसमें मिलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप ये सोच सकते हैं कि, या फिर ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी हमारे डेली लाइफ पे जो चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उस यूज़ में जो जो चीज़ें आते हैं इकोसिस्टम से या फिर बायोडाइवर्सिटी से जो हम डिराइव करते हैं, तो उसको आप नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स में रखते हैं। More than 25% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plant, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world। तो ये आपको एक बेसिक एस्टीमेट दिया हुआ है, ये आपको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये डाटा आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप इस एस्टीमेट से समझ सकते हैं कि कितना अच्छा अमाउंट ऑफ जो आपका मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, आप 25% ऑफ द टोटल ड्रग्स वो आपका प्लांट से डिराइव होते हैं, और मेडिसिनल प्लांट से बेसिकली, तो ये आपका नैरो यूटिलिटेरियन में आते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स है, जो लोग आर्गू करते हैं कि नहीं हमें इतना कुछ मिलता है, हमें फाइबर, फायरवुड, अगर आप प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे तो वो शेल्टर भी होगा, क्योंकि तब तो लकड़ी का ही जो घर वगैरह बनते थे, या फिर मिट्टी का घर है उसके ऊपर जो है कुछ पैडी या ऐसा कुछ वगैरह जो पेड़ पौधे का ये होता था, उसका रूफ होता था, तो हम मतलब चारों तरीके से हमें प्लांट या फिर जो इकोसिस्टम है उससे जुड़े हुए हैं, और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हम डिराइव करते हैं, और यही आपका नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट है। आई थिंक मैंने आपको थोड़ा डिटेल में ही इसको समझा दिया है। हाँ, ये वाला जो लाइन है ये आपका हॉटस्पॉट लाइन है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। इससे आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आया है, और 2022 में इससे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का आपका जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्लोरिंग द मॉलिकुलर जेनेटिक्स एट द स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज लेवल। तो आपका जो स्पीसीज लेवल है, यानी आपका जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो है, उसमें स्पीसीज तो हमें पता है कि जो बेसिक रियल यूनिट है, उस स्पीसीज लेवल पे अगर हम जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, यानी हमें जो पता है कि हमने तो ऑलरेडी वो जीनोम सीक्वेंसिंग करके रखा है, तो अगर किसी के जीनोम में कुछ चेंजेस लाया जाए, किसी में बायोफोर्टिफिकेशन किया जाए, ऐसे करके अगर हम उनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए कुछ डिराइव्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको आप बायो प्रोस्पेक्टिंग कह सकते हैं। यानी ये एक बिजनेस मोटिव से किया हुआ चीज़ है कि आप मॉलिकुलर जेनेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं कहाँ, एट द स्पीसीज लेवल, फॉर ऑब्टेनिंग सम प्रोडक्ट दैट इज़ ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इससे कैसे आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो पहले बात तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग मीन्स एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोचिए आप मॉक टेस्ट पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स एट स्पीसीज लेवल फॉर डिराइविंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग बार बार आप लिख रहे हैं।
अब सोचिए ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया। कैसे ट्विस्ट हो गया? वो पूछ लिया कि एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स एट स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस without taking permission of the nation or without taking permission of the required authority, तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको आप कहेंगे बायोपाइरेसी। तो यही आपको घुमा सकता है कि आप बार बार ऐसे क्या करेंगे कि आपको बायो प्रोस्पेक्टिंग तो वो वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया तो उसमें भी मिलेगा, और आप वो एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्पीसीज डाइवर्स स्पीसीज लेवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते ही आपको क्या क्लिक करेगा कि बायो प्रोस्पेक्टिंग, चलो टिक लगाओ आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो जो कर रहा है वो आपका लीगली कर रहा है या फिर इलीगली। अगर इलीगली कर रहा है तो फिर तो वो बायोपाइरेसी हो जाएगा। तो ये जहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता था वो मैंने आपको बोल दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है ये भी आपका एक बेसिकली नैरोली यूटिलिटेरियन में ही आता है, क्योंकि इससे भी तो हम डायरेक्ट कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर कुछ बेनिफिट ही हम डिराइव कर रहे हैं। और इसके बाद जो आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट में जो होता है क्या कि हम उसको अपने जो डिराइव्ड बेनिफिट उस डिराइव्ड बेनिफिट के तरह से नहीं सोचते हैं, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। और इसको आपको एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी पे जो लाइन है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट सेज दैट द बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी आपका जो इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि अगर किसी भी इकोसिस्टम में इकोसिस्टम का जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर है तो वो काफ़ी स्टेबल होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ मिलेगा। और अगर वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ मिले तो वो तो अल्टीमेटली जो बायोडाइवर्सिटी में भी रोल प्ले कर रहा है, और टोटल ओवरऑल जो आपका इकोसिस्टम सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट जो है इसमें आपका इकोसिस्टम सर्विसेज जो है उसके बारे में बात कर रहा है और उसको बायोडाइवर्सिटी के थ्रू लिंक कर रहा है। और लिंक करके आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, या फिर लिंक करके आपको एनसीईआरटी समझने की कोशिश करवा रहा है कि आप बायोडाइवर्सिटी को इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ कैसे लिंक कर दिया। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डाटा है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको आप लोगों को पता है कि ये जो आपका प्यूरिफिकेशन, हमारे जो एयर प्यूरिफिकेशन है उसके कारण इसको आपका लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। हमें ऑलरेडी ये पिछले लेक्चर पे आई थिंक आप लोगों को मैंने बोल दिया था वो। उसके साथ साथ एक और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है उस पर डाटा आ रहा है कि 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, आपका पूरे वर्ल्ड में जितना ऑक्सीजन अभी हो रहा है उसका 20% ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें आपको एनसीईआरटी एक होमवर्क दे रहा है जो कि आपका कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको कह रहा है कि आप किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाइए और उनसे पूछिए कि आपका घंटे के लिए हर घंटे के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका रेट कितना है, और उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन मिल रहे हैं वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से, उसका कितना ज़्यादा इनॉर्मस इसका प्राइस हो सकता है वो आप समझ पाएंगे। ये आपको बेसिकली एस्टीमेट के लिए बोल रहा है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पॉलिनेशन is another service ecosystem provides through pollinator like bees, bumblebees, birds and bat। तो पॉलिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन ना हो, आप सोचिए अगर किसी जगह पे पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो, चाहे वो एबायोटिक हो चाहे वो बायोटिक हो, लेकिन अगर पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो तो पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। और अगर आप सोचिए कि आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी जगह पे या फिर वर्ल्ड में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो पहला प्रॉब्लम तो यही आएगा कि जो प्लांट का रिप्रोडक्शन जो है वो करीब करीब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट ट्रांसफ़र होता है तो रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो वेरिएशन आना स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप इसको इवोल्यूशन के साथ लिंक करके थोड़ा पढ़ सकते हैं, या फिर जेनेटिक्स के साथ थोड़ा लिंक करके समझ सकते हैं।
तो आपका पॉलिनेशन अगर स्टॉप, आपका अगर क्रॉस पॉलिनेशन जो था वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो प्लांट को कुछ ऐसे ही सेल्फ पॉलिनेटिंग मेजर इवॉल्व करना पड़ेगा। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन आ गया तो आपका क्या होगा, तो आपका वैरायटी यानी वेरिएशन जो है वो आना स्टॉप हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर वेरिएशन आना स्टॉप हो जाएगा तो अगर किसी एनवायरमेंटल चेंजेस आएगा तो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ वो प्लांट अल्टीमेटली कोप अप नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर चला जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक लिंक है। इसको आप समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा लिंक है। हम लोग सोच लेंगे कि नहीं, अगर ये नहीं होता तो क्या ही फ़र्क पड़ता, हमें सिर्फ फल नहीं मिलता, हम जो फल खाते हैं वो पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो फल नहीं मिलेगा, और उससे ज़्यादा और क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, आप एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यू शुड अंडरस्टैंड that it has a vast vast after effect if there is no pollination occurring in a natural habitat. तो आई थिंक आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है कि पॉलिनेशन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है जो कि आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आपको क्या क्या याद रखना है कि इकोसिस्टम सर्विस जो प्रोवाइड होते हैं वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आते हैं, और आपका जो पॉलिनेशन आपका एनसीईआरटी पे ही एग्जांपल दिया है। तो ये पॉलिनेशन और कुछ जो एस्थेटिक प्लीजर के कारण जो आप फ्लावर समझ सकते हैं कि फ्लावर जो है इसका कलर काफ़ी अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छे स्मेल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आते हैं। और नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या, बोलिए, हाँ, जो आपका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज में वो आते हैं। इसके बाद आपका एथिकल आता है, और एथिकल के बाद ही हम लोग व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उसको जानने के बाद ही हमारा ये चैप्टर भी एकदम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फुल जोश के साथ इसको पढ़ते हैं। द एथिकल आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स स्पीसीज with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. To us, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एथिकली समझना पड़ेगा कि हम जहाँ पे रहते हैं ये जो दुनिया है ये सिर्फ हमारा अकेला का नहीं है। ये तो हम इंसान है, दूसरे जो जानवर है, ऑर्गेनिजम्स है, दूसरे जो प्लांट्स हैं, सबके लिए ये दुनिया है और सबके लिए इक्वल है। सबको यहाँ पे रहने की इक्वल हक है। और ये आपका एथिकल आर्गूमेंट में यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो यहाँ पे रहते हैं हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर भी हम रह लेंगे, वो भी हमारे बगैर रह लेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और उस कनेक्टेडनेस को हमें फील करना चाहिए। हमें स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली समझना चाहिए कि हर एक जो स्पीसीज या फिर हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका ये जो इकोसिस्टम या फिर ये जो बायोस्फीयर है इसमें कुछ ना कुछ रोल है, यानी कुछ ना कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका हमारे लिए, हम इंसान के लिए वो कुछ काम का ना हो, कुछ फ़ायदा का ना हो, लेकिन हाँ उसका इस बायोस्फीयर या फिर ये जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है इस इकोसिस्टम में उसका कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू है। और इकोसिस्टम में वैल्यू है इसीलिए ही तो वो प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो वो ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो जाता, लेकिन है इसीलिए वो प्रेजेंट है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होगा। आप सोच सकते हैं कि जो आपका कुछ लोग कहते हैं कि नीट के लिए ट्रूमैन्स का बायोलॉजी का किताब पढ़ो, तो वो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि ट्रूमैन्स का किताब एकदम ख़राब किताब है, एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नीट लेवल के लिए एनसीईआरटी हमारा गीता, बाइबल, कुरान सब है, यही बेस्ट बुक है। लेकिन वो किताब भी तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो बुरा है। हाँ, नीट लेवल के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, एक्सेसिव है। यही आपको यहाँ पे एथिकल आर्गूमेंट में भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी आप लोगों को खुद आंसर देना चाहिए कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने समझ लिया है ये कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए, मतलब जो आर्गूमेंट्स है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों होना चाहिए, तो ये हमने पढ़ लिया है और वही हमें यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा है कि हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए। तो इसका अगर आप कोई थ्योरी एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपको आंसर ऐसे देना पड़ेगा कि हमें जो
हम बायोस्फीयर में जो रहते हैं उसमें आप बेसिकली जो एथिकल आर्गूमेंट्स में जो पॉइंट्स है और आपका ब्रॉडली नैरोली उसको एक पॉइंट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि आपका जो है हम लोग डायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट डिराइव करते हैं। इसके बगैर भी हम एथिकली या फिर फिलोसॉफिकली भी हम सोच सकते हैं कि ये हमें एक ही प्लैनेट को शेयर करते हैं हम लोग और हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इकोसिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू ज़रूर होगा। और ये आपका जो ब्रॉड यूटिलिटेरियन है ऐसा आप खुद लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी पे सीधा जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आस्क्ड, तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला चीज़ आपको एकदम हॉटस्पॉट की तरह अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। एकदम आप 100% मार्क कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि आप सोचिए आपको कुछ केस दे देगा। ऐसा आप सोचिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि इमीडिएटली किसी जगह पे एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वाइल्ड में ही। तो उसको अगर हमें कंजर्व करना है तो हमें क्या मेजर लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जनरली एनालिटिकल माना जाता है, लेकिन आपको आपके एनसीईआरटी पे डायरेक्ट ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो मैं भी आपको इसको समझा दे रहा हूँ कि आप सोचिए कोई अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अगर इमीडिएटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए आप जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसमें हमें आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी हम XC2 जो कंजर्वेशन मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे। लेकिन जनरली अगर काफ़ी अबंडेंस में है, अभी एक्सटिंक्ट होने का चांसेस नहीं है, तो आपका जो इन सिटू कंजर्वेशन है यानी ऑन फील्ड या फिर ऑन साइट जो कंजर्वेशन है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाउएवर व्हेन देयर, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहा हूँ कि व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एनिमल्स और प्लांट्स इज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, that is organism facing a very high risk of extinction in wild in near future and needs urgent measure to save it from extinction, XC2 conservation is the desirable, and I would say this is the best method at that point of time or at that point of situation। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि XC2 तो मैंने आपको समझा दिया, आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ समझना होगा कि इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज का जो डेफिनेशन छोटे से ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इन नियर फ्यूचर। तो आपका वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और काफ़ी जल्दी हो सकते हैं, इन्हीं को आप इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड कहते हैं। तो ये आपका जो जनरली यहाँ से आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी तो जाता नहीं, लेकिन आपका जो कोचिंग मटेरियल अगर आप किसी रिनाउंड कोचिंग में पढ़ते हैं उनका मॉड्यूल अगर आपके पास है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे टाइप ऑफ कैटेगरी होते हैं। ये आपका जो रेड डाटा बुक होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं और उस कैटेगरी का डिफरेंट टाइप ऑफ आपका डेफिनेशन दिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखना है कि एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड जो है वो कौन लोग होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आपका एंडेंजर्ड है इन नियर फ्यूचर और कहाँ, इन वाइल्ड, दे हैव रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन नियर फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका इन सिटू कंजर्वेशन जो है, यहाँ से इन सिटू कंजर्वेशन से तो आप एकदम लिख के ले लो, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछेगा और इन सिटू में कुछ वो जो हॉटस्पॉट होता है ना, तो हॉटस्पॉट से कुछ पूछ सकते हैं कि कितना हॉटस्पॉट पहले था, कितना अभी बना है, इंडिया में कितने हैं, ऐसा पूछ सकता है। और आपका जो इन सिटू में कुछ सेक्रेट ग्रुप्स हैं तो उस सेक्रेट ग्रुप्स का आपका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। और आपका कुछ एनसीईआरटी पे डाटा दिया हुआ है जो आई थिंक तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बैकडेटेड डाटा है, अभी उससे काफ़ी ज़्यादा असली डाटा है कि वो जो होते हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कितने हैं, एनसीईआरटी पे आपका डाटा दिया हुआ है। जितना मुझे याद है 14 बायोस्फीयर रिजर्व था और 90 के आसपास नेशनल पार्क और 450 के आसपास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जैक्ट फिगर तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो काफ़ी बैकडेटेड डाटा है। लेकिन फिर भी ऑन अ सेफ साइड हमें कर लेना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा, एकदम आप लिख के ले लो। आप चाहे तो एनसीईआरटी के पास में लिख लो, एग्ज़ाम के बाद मेरे इसी वीडियो पे आके कमेंट करके जाना कि वहाँ से पूछा या नहीं पूछा। ठीक है, छोड़ो अब पढ़ते हैं।
तो इन सिटू कंजर्वेशन तो हमें पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इन सिटू क्या होता है। इन सिटू मतलब आपका ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी आप जिस जगह पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है उसी साइट पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। यानी वो अगर जंगल पे है तो हम उसको जंगल में ही कंजर्व कर रहे हैं। ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि ये जो डेवलपिंग कंट्री या फिर जो कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर जो जो इकोनॉमिकली वीकर जो कंट्री है वो लोग इसको मतलब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो लोग इसको नहीं करना चाहते। और उनके लिए ये उनका जो आपका आर्गूमेंट है वो जायज़ भी है, क्योंकि जो कंट्री के लिए जिस कंट्री के लिए आपका इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है उनके लिए अपने कंट्री के जो कंट्री मेंबर है उनके लिए फूड सबके लिए फूड जुगाड़ करना ही काफ़ी टफ है। तो उनके लिए तो ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लग्जोरियस हो जाएगा। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल उनका जो चीज़ है काफ़ी जायज़ भी है। लेकिन उसके बाद भी जो आपका डेवलप्ड नेशंस है वो इन सिटू कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा अभी खर्च कर रहे हैं। और इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में ये चीज़ हमें पढ़ना है कि ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड। यानी ये प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे जो आपका स्पीसीज लॉस वो प्रॉब्लम जो है इसको एड्रेस कर रहा है। ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाई एमिनेंट कॉन्जर्वेशनिस्ट। They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with high level of species richness and high degree of endemism। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि जो आपका जो कॉन्जर्वेशनिस्ट है तो वो लोग क्या किए कि कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है और एंडेमिज्म भी है, यानी वो उसी जगह पे मिलते हैं। आपको अभी तो पैंडेमिक एंडेमिक ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए कोविड पैंडेमिक के कारण। तो आपका एंडेमिक जो होता है वो एक एरिया पे कन्फाइंड होते हैं, पैंडेमिक तो पूरा वर्ल्ड में हो जाते हैं, और एपिडेमिक एक छोटा सा लोकल एरिया में। और छोटा सा लोकल एरिया से अगर आप कंट्री या फिर एक बड़ा एरिया पे हो जाए तो उसको आप एंडेमिक कहते हैं जनरली। और फाइनली आपका जो है पैंडेमिक जो होते हैं वो तो पूरा वर्ल्ड में या फिर जो बियॉन्ड कंट्री स्प्रेड जो होते हैं। हमें तो ऑलरेडी कोविड-19 तो एक पैंडेमिक है, हमें पता है। तो हॉटस्पॉट जो है, हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है। स्पीसीज रिचनेस भी होना चाहिए और एंडेमिज्म भी होना चाहिए, यानी कुछ कुछ स्पीसीज जो है उसी जगह पे मिलना चाहिए। बाकी बहुत जगह पे अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एंडेमिज्म नहीं कहलाएगा। वो भी यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है कि दिस इज स्पीसीज कॉन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। अच्छा, इसके बाद जो हॉटस्पॉट लाइन है कि इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट एंड दिस ब्रिंग्स द नंबर टू 34। तो अभी के लिए आपका 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इनिशियली आपका 25 था। तो हॉटस्पॉट आप लोग तो ये टर्म के साथ अगर आप मेरे साथ लेक्चर कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जिस जिस जगह पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांस है उसको हॉटस्पॉट कहता हूँ। और ये जगह भी आपका एक क्वेश्चन पूछने वाला हॉटस्पॉट है, यानी हॉटस्पॉट ही एक हॉटस्पॉट है। हाँ, चलिए हम यहाँ पे आप जो एनसीईआरटी में जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिया हुआ है उनके नाम के बारे में पढ़ते हैं और लोकेशन भी याद रखना है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हॉटस्पॉट currently present in India are Western Ghat and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya that covers our country's exceptionally high biodiversity region। ये तो हमें पता है कि इंडिया आपका मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये जो 3 कॉन्फाइंड एरिया है ये कवर करते हैं। Although all biodiversity hotspot put together covers less than 2% of the Earth's land area। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें 2% से भी कम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इनॉर्मस है, क्योंकि वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है और एंडेमिज्म भी बहुत ज़्यादा है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे collectively harbor is extremely high and strict protection of those hotspots could reduce the ongoing mass extinction almost by 30% of time। 30%। तो आप लोगों को अभी तक तो याद आ रहा होगा कि 6th मास एक्सटिंक्शन जो है वो अभी चल रहा है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा रेट में चल रहा है और उसको 30% घटा सकते हैं अगर आपका ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसके थ्रू हम अगर अच्छे से उनको कंजर्व कर पाए तो। इसके बाद वो वाला डाटा जो मैं आपसे कह रहा था कि नाउ इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व
आपका 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई डोंट थिंक ये डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो सेफ साइड में रहते हुए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है कि ओल्ड डाटा बट एनटीए विल फॉलो दिस। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन आए तो आपको नीट में अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कुछ मैट्रिक्स मैच में या फिर कुछ जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, तो आपको ये जो डाटा दिया हुआ है यही बैकडेटेड डाटा ही आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी तो सॉरी एनटीए तो आपका एनसीईआरटी ही मिलाएगा उसमें। चाहे तो एनटीए अगर राइट साइड को लेफ्ट साइड बोले तो उसको लेफ्ट ही मानना पड़ेगा आपको, आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आप सेफ साइड में रहते हुए इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आपका इस जो पार्ट है ये इन सिटू कॉन्जर्वेशन जो है, इसका जो हॉटस्पॉट है वो आ चुका है, वो है सेक्रेड ग्रुप्स। तो सेक्रेड ग्रुप मैंने आपसे कहा था कि सेक्रेड ग्रुप जो है इसका हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा चीज़ भी समझा देता हूँ कि सेक्रेड ग्रुप्स जो है वो है क्या। तो बेसिकली हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम भगवान पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जनरली कोई भी एवरेज इंडियन भगवान पे विश्वास करता है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सर्जन भी सर्जरी करने से पहले एक बार प्रणाम कर लेता है भगवान को। तो यही जो रिलीजियस आपका हमारा जो फेथ है इसको काम में लगाते हुए हम कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं कुछ बहुत पुराने तरीके के जो पेड़ होते हैं उसमें कुछ धागा बांधा जाता है, कुछ उसमें मन्नत मांगा जाता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कोई एंडेमिक जो प्लांट है उसको बचा सकते हैं। आप उसको सिर्फ भगवान का दर्जा दे दीजिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि इसमें अगर कोई धागा बांध देगा, धागा बांध के जो उसका उसका इच्छा मन में बोलेगा तो वो पूरा हो जाएगा। ऐसा अगर बोल देंगे तो कोई भी उस पेड़ को काटने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इंडिया में ये रिलीजियस फेथ बहुत ज़्यादा है, तो इसी को एक पॉजिटिव वे में लेते हुए ये सेक्रेड ग्रुप्स किया गया है। तो सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ये जो लोकेशन है और उनका नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ याद रखना है। Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, the Sarguja, Chandra and Bastar area of Madhya Pradesh, Meghalaya. The sacred groups are last refuge for large number of rare and threatened plant हैं। हाँ, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जनरली ये प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या उस प्लांट को वर्शिप करने लगते हैं, इसीलिए ये प्लांट को ही आप मेनली ऐसे बचा सकते हैं, एनिमल को तो ज़्यादा नहीं बचा सकते। और इसको जनरली प्लांट जहाँ होता है उसी जगह पे हम लोग वो पूजा पाठ करने लगते हैं, तो इसीलिए ये टाइप ऑफ इन सिटू भी हो जाता है। तो आई थिंक इन सिटू आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ऑन साइट हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सी2 में भी मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा, एकदम लिख के ले लो कि यहाँ पे आपका बेसिकली एग्जाम्पल ही पूछेगा कि जो सेक्रेड ग्रुप्स है आपका ऐसे ही पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सी2 कंजर्वेशन, यानी आपको इन सिटू पूछ रहा है, या फिर उल्टा पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सी2 कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। ऐसे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, आप इसको खुद तैयार कीजिए क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम लिख के ले लो, ज़रूर आएगा, हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। एकदम 2022 हो 23 हो जिस भी साल हो आएगा ही आएगा, एकदम लिख के ले लो, 100% है। तो एक्सी2 तो हमें बेसिकली समझ आता है कि ऑफ द साइट कंजर्वेशन, मतलब हम जो ऑर्गेनिज्म जो है उसको किसी हमारे हमारे द्वारा तैयार किए गए इलाके में उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, आप लोगों ने आई थिंक तो जो छोटे उम्र जब थे आप लोग तो जूलॉजिकल पार्क्स में गए हुए होंगे, बोटानिकल गार्डन जो होते हैं वहाँ पे भी, या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी जो होते हैं, सफारी पार्क जो ऐसे जगह पे हम जो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम उनको कंजर्व करते हैं। तो ये आपका एक्सी2 या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन है। और यह भी हमें पता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड इन एक्सटिंक्ट है, या फिर उसका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड है, तो उसको उसमें हम एक्सी2 ही इमीडिएट मेजर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो पढ़ना है कि इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग where they can be protected and given special care. Zoological park, botanical garden, wildlife safari park serves this purpose. There are many animals that have become extinct in wild but continue to be maintained in zoological park. जो आपसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर कोई एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड भी हो गया तो अगर हम उसको इमीडिएटली एक्सी2 में अगर हम उसको कंजर्व कर पाए तो उसका तो कुछ ना कुछ स्पीसीज ऑलरेडी हमारे पास बच जाएगा एटलीस्ट।
इन रिसेंट ईयर्स, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मॉडर्न एक्सी टू जो कंजर्वेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इस वाले पार्ट को लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें तो एक्सी टू का मतलब ऑलरेडी पता है कि ये जो ऑफ साइट है, और आपका जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सफारी पार्क, ये सब तो हमें पता होता है। लेकिन जो एडवांस या फिर जो लेटेस्ट आपका एक्सी टू जो है, इसके बारे में, जो मॉडर्न एक्सी टू कंजर्वेशन जो है, इसके बारे में बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी पे जो प्रॉब्लम है कुछ हाईलाइट नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। तो ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी, आप खुद का एनसीईआरटी लेके बैठे और उसको अंडरलाइन करते हुए जाएंगे, तो आपको बायोलॉजी एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम मेरी गारंटी है ये। चलिए, तो इन रिसेंट ईयर्स एक्सी टू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन एनक्लोजर। तो सिर्फ उनको कंजर्व करने तक ही ये सीमित नहीं रहा, और भी एडवांस हो चुका है। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अरे ये तो हमें पता है कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू वो सीड स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म बैंक में स्पर्म स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू आप ये जो उनका गैमेट भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास गैमेट है तो उसके थ्रू, तो गैमेट के थ्रू आप फर्टिलाइज करके कभी भी किसी भी टाइम पे आप उस ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप जो है ये एडवांस्ड एक्सी2 कंजर्वेशन कर सकते हैं। वही कह रहा है कि एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। ये हमें आई थिंक ये वाला चैप्टर नहीं मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि टिश्यू कल्चर जो होते हैं, ये मेरिस्टेम कल्चर जनरली हम वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। तो आप अगर मेरिस्टेम या फिर किसी भी उसका जो टिश्यू है उसको अगर आप स्टोर कर देंगे, तो आप उसको कल्चर मीडियम पे माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू उसको पूरा प्लांट आपका बन जाएगा। तो ऐसे भी आप जो एडवांस आपका एक्सी टू कंजर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for a long period in seed bank। ऑलरेडी मैंने आपको सीड बैंक का जो नाम है वो उल्लेख किया है कि आप सीड बैंक में भी ये स्टोर कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं एकदम हमारे चैप्टर के आखिर में। जो आखिरी पार्ट है, इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। वो मैं आपको अभी एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो उस ट्रिक के थ्रू बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उस ट्रिक के पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो एडवांस जो एक्सी टू कंजर्वेशन है, एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। एडवांस एक्सी टू कंजर्वेशन होता क्या है? उसमें हम सिर्फ उसको कंजर्व करने तक ही सीमित नहीं रहते, हम उसमें काफ़ी एडवांस जा चुके हैं। हम उसमें क्या करते हैं, उनका गैमेट स्टोर कर सकते हैं, उनका टिश्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी का सीड भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? जनरली हम उसको क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका एडवांस जो एक्सी टू कंजर्वेशन है उसका एक ओवरव्यू हो गया। और इसका एग्जांपल तो आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन हो सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बोला मैंने, सीड बैंक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो चीज़ है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे जो कुछ आपका इंटरनेशनल जो कुछ जो है होते हैं ना, जो कुछ कन्वेंशन होते हैं, कुछ जो आपका आलोचना जिसे कहते हैं वो होते हैं, कुछ बहुत सारे नेशंस मिलके कुछ कमिट करते हैं एक कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसे जो होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। द अर्थ समिट दिया हुआ है और वर्ल्ड समिट दिया हुआ है। और इसे में आपका हो जाता है कन्फ्यूजन कि अर्थ समिट कब हुआ था और आपका वर्ल्ड समिट कब हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आपका जो लोकेशन भी दिया हुआ है और उसका जो टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ on biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in 1992, called upon nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अर्थ समिट है उसका बेसिक जो उनका ओवरव्यू क्या था। उनका ओवरव्यू था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। इसके बाद इन ए follow up the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, where 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 and a significant reduction in current rate of biodiversity loss at global and regional and local level। तो यहाँ पे जो 2002 में जो हुआ उनका ओवरव्यू क्या था
कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये जो अभी 6th मास एक्सटिंक्शन है उसका रेट घटाना। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होते हैं कि अर्थ समिट, आपको सोचिए कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि एक मैट्रिक्स मैच में दे दिया कि अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कब हुआ, अब या फिर कौन से लोकेशन पे हुआ। अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार अर्थ समिट 1992 में हुआ था या फिर वर्ल्ड समिट। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको आप बहुत ही एक आसान ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। आपका जो है अर्थ और वर्ल्ड, ये जो दो वर्ड अगर लिख लेंगे तो इनका स्टार्टिंग वर्ड जो होता है अर्थ का ई होता है और वर्ल्ड का डब्ल्यू होता है। और अगर आप अल्फ़ाबेटिकली चले तो ई तो बहुत ही आगे आता है, आपका ए बी सी डी ई बहुत ही आगे आता है, और डब्ल्यू तो बहुत ही आखिर की तरफ है। तो इसका मतलब जो अर्थ समिट जो है वो पहले हुआ था और वर्ल्ड समिट बाद में हुआ था। इसके थ्रू आप अल्फ़ाबेटिकली याद रख सकते हैं। आई नो कि थोड़ा वियर्ड सा ट्रिक है, लेकिन ट्रिक जितना वियर्ड हो वो उतना अच्छा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको वो ट्रिक वाले लेक्चर पे बताया था। तो द ई कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हेंस इट्स टाइम विल बी ऑल्सो फास्टर। सो दैट इज़ 1992। और 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, और 2002 में आपका कहाँ हुआ था, आपका जोहानिसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसमें कितने कंट्री थे, 190 कंट्री थे, और उन्होंने कमिटमेंट लिया था कि 2010 तक वो जो करंट रेट ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको घटा लेंगे। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखना है इनके अलावा कि उनका जो ओवरव्यू किया था, आपका अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था उनका ओवरव्यू था कि कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। लेकिन 2002 में जो था उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस तो रिडक्शन जो है वही मेन उनका मोटो था। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ हमने ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है इसका थर्ड लेक्चर या फिर आखिरी लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया है। तो हमने इकोलॉजी यूनिट का जो है ये थर्ड चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये भी हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये पूरा लेक्चर तक बने रहे। और अगर आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको पहले जो कहा कि मेरा एक दोस्त है जो NN एडुकेशन नाम से चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल का लिंक डाल दूँगा, ज़रूर से उसका चैनल को विज़िट करें और उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।